बाबू रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। बाबू उस कुएं के पास आता है और इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुएं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं आ रही है और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर बाबू उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो कुएं में मिट्टी डालता है, कुएं के अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर बाबू हक्का बक्का रह जाता है। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु उस कुएं के अंदर कोई नहीं होता। अरे ये क्या? मैंने अभी अभी तो किसी स्त्री की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। जाने दो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। ऐसा विचार करके बाबू फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगता है। फिर से वही आवाज आती है। अब बाबू डर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसके घर उसकी बूढ़ी माँ। अरे क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेत में जो कुआं है वो तो किसी काम का ही नहीं है। एक बूंद पानी नहीं होता उसमें। इसीलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने को मिट्टी उठाई, उस कुएं से मुझे एक आवाज आई। अच्छा, कैसी आवाज? अरे माँ, कुएं के अंदर से कोई नहीं, ये कुआं मत बुझाओ, इसे मत बंद करो, ऐसा कह रहा था। क्या? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसीलिए मैंने दोबारा मिट्टी डालना शुरू किया तो फिर से वही आवाज आने लगी। पता नहीं क्या है उस विचित्र कुएं में। वह कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके भी दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वो हमें जरूरत के समय पानी ही नहीं देता। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। नहीं, मैंने तो तय किया है, मैं कल फिर एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन बाबू फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उस कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी, नहीं, इस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बाबू बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? ऐसे घबराते हुए कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो नहीं, कहाँ से आ रहे हो पूछिए बाबा। मेरे खेत में विचित्र घटना घटित हुई है। विचित्र घटना? ऐसा क्या हुआ है? साधु बाबा, मेरे खेत में कुआं है। उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद नहीं है। इसीलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। तब उस कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। मैं तो बहुत डर गया हूँ साधु बाबा। तो ये वही कुआं है। वही कुआं? कौन सा कुआं बाबा जी? बहुत वर्षों पहले की बात है। इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु बाबा बाबू को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर बाबू का भय अब आश्चर्य में बदलने लगता है। उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे।
उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन, महारानी, महारानी। जी महाराज। महारानी, हम कुछ समय के लिए प्रवास पर जा रहे हैं, आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है महारानी? नहीं, वो हर बार आप महामंत्री को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज प्रवास पर चले जाते हैं। महाराज की माँ राजमाता सुशीला को महारानी प्रेमलता अच्छी नहीं लगती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो महारानी को बांझ समझती थी। राजमाता, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना मुख मत दिखाओ। तुम जैसी बांझ को अपनी पत्नी बनाकर मेरे पुत्र ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि मेरी भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उसके आंखों पर तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा था। उस समय तो वो ना कुछ देख पाया और ना मेरी बात सुन पाया, परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास रहने नहीं दूंगी। मैं शीघ्र ही उसका दूसरा विवाह करूंगी और फिर उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की ये बात सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख होता है। एक रात को वह महल से बाहर आती है। वो महामंत्री को एक पत्र देती है। राजमाता दूर से ये सब देख लेती है। ये अच्छा अवसर है, अब आने दो मेरे पुत्र को। रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। ये बात सुनकर महाराज के क्रोध का बांध टूट जाएगा और फिर जो होगा वो सब मेरे योजना के अनुसार होगा। मैं इस राज्य को निर्वंश नहीं देख सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ दिन के बाद महाराज लौट आते हैं। तब, पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी वो सुंदर पत्नी अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं सत्य कह रही हूँ पुत्र। जब तुम यहाँ नहीं थे तब तुम्हारी महारानी राजमहल से बाहर छुप कर जाती थी और महामंत्री से मिलती थी। मैंने स्वयं उन्हें देखा है। उस दिन तो वो महामंत्री को कोई पत्र भी दे रही थी। अवश्य वो तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं, यह असंभव है। महारानी ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं असत्य बोल रही हूँ? यदि ऐसा है तो बुलाओ अपनी पत्नी को। देखो वो राजमहल में है या महामंत्री के साथ। राजमाता की बात सुनकर महाराज मेघनाथ क्रोधित हो जाते हैं और महारानी को बुलाते हैं। महारानी महल में नहीं होती। एक दासी आकर बताती है कि महारानी महामंत्री के साथ मंदिर में गई है। ये सुनकर महाराज का शक अब यकीन में बदल जाता है। कुछ देर के बाद महारानी प्रेमलता महल लौटती है। आ गई आप महारानी? आप कब आए महाराज? तभी, जब आप महामंत्री के साथ प्रेमालाप कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ? हाँ, आप और महामंत्री के साथ। हमें पता चल गया है, जब मैं यहाँ नहीं था तब आप छुप छुप कर महामंत्री से मिलती थीं। ये सब सत्य है या नहीं? और इस पत्र के विषय में भी तो पूछो पुत्र। हाँ, और वो पत्र, वो किसने लिखा था? क्या लिखा था आपने उसमें? या उसमें भी महामंत्री के लिए कोई प्यार भरा संदेश था? नहीं 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 महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर आप उस रात महामंत्री को वो पत्र क्यों दे रही थी और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थी? क्या अर्थ है इन सब का? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महारानी, कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। मैं जानती हूँ राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मैं आज तक आपको पोती का सुख नहीं दे पाई हूँ,
आप सदा ही आपकी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसा लांछन लगाएं। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पत्र किसके लिए था? वो आपने महामंत्री को दिया, ये तो सत्य है ना? महाराज, वो पत्र मैंने महामंत्री को दिया, ये सत्य है, परंतु उसमें कोई भी प्रेम संदेश नहीं था। वो पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था। हमें तुम पर विश्वास नहीं है महारानी। तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। पुत्र, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता। सभी ऐसे ही व्यभिचार करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। आप सत्य कह रही हैं माँ। मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं महाराज। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वो पत्र मैंने मेरे पिताश्री को दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। यही सब मेरे माता पिता को बताने के लिए मैंने वो पत्र भेजा था। महाराज मेघनाद को महारानी प्रेमलता की बात पर विश्वास नहीं होता है और क्रोध में आकर वो प्रेमलता को एक जगह पर जिंदा दफना देते हैं। फिर उस जगह पर कुआं बना देते हैं। तो ऐसा सब हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ है कि वो महारानी की आत्मा थी। हाँ, फिर वो मंत्री, उसका क्या हुआ? उस मंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मार डाला। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की लड़की से महाराज का विवाह करवा दिया। उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। ये सब तो समझ आ गया मुझे बाबा, परंतु अब महारानी की वो आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वो कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही है? जिंदा दफना देने के कारण से उसकी कई इच्छा अपूर्ण रह गई और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है। फिर मैं क्या करूं साधु बाबा? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, ये सारी बात महाराज शूरसेन को जाकर बताओ। आखिर महाराज शूरसेन उनके ही वंशज हैं, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर बाबू महाराज शूरसेन के पास आता है और उन्हें ये सब बता देता है। हमें भी पता है कि कई पीढ़ियों पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। महाराज शूरसेन बाबू के खेत में आते हैं। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी प्रजाजन बाबू के खेत में पहुंच जाते हैं। महाराज कुएं के पास आते हैं और महारानी प्रेमलता, आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपका वंशज हूँ। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा बोलती है, आ गए तुम। अब मेरी इच्छा पूर्ण करो। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकती हूँ। अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूँ, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगी। हाँ, किसी को नहीं, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़कर तुम्हारे राजमहल का मैं निशान भी मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण मेरी मृत्यु हुई है। महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वो अनुचित था, ये मुझे मान्य है। आप पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आपको लांछन देकर आपकी हत्या कर दी गई, परंतु उस बात को अब बहुत समय बीत गया है। आप मुझसे उसका प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी, बस एक बार मुझे शरीर प्राप्त हो जाए। आत्मा की यह बात सुनकर महाराज शूरसेन भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तब साधु बाबा आते हैं।
महाराज सूरसेन साधु बाबा को आत्मा की मांग बताते हैं। एक ही उपाय है महाराज, उस आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। यदि उसे मुक्त नहीं किया तो वो और ज्यादा भयानक बन जाएगी और केवल आपके लिए नहीं अपितु सबके लिए संकट बन जाएगी। आप ही बताइए मुनिवर कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये आत्मा मुक्त हो और इसका संकट टल जाए। महाराज, ये आपकी पूर्वज थीं, इसीलिए आपको इनका अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। वो आत्मा अभी वायु रूप में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। यही अवसर है, आप इस कुएं के अंदर जाकर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। साधु बाबा की बात सुनकर महाराज सूरसेन डरते हुए कुएं के अंदर जाते हैं और वहां आत्मा मुक्ति हवन करते हैं। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त होती है और स्त्री के आकार का धुआं कुएं के बाहर जाकर आसमान में खो जाता है। महाराज, अब वो आत्मा मुक्त हो गई है। अब किसी को भी कोई भय नहीं है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वो विचित्र कुआं मुक्त हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है। कुएं में इतना पानी होता है कि वो फिर से कभी खत्म नहीं होता। सभी लोग विचित्र कुएं की बात को याद करके उसके किस्से सुनाने लगते हैं। शिरपुर राज्य में एक मूर्तिकार घनश्याम नदी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक सुंदर और सजी धजी हुई लड़की आती है। उस लड़की को देखकर, वाह, कितनी सुंदर कन्या है। इसका सौंदर्य देखकर लगता है कोई रास्ती स्त्री हो।